इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। ये भी एक मैथमेटिकल फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, जिसका प्रयोग हम लोग ज्यादातर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए करते हैं, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम कभी-कभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रॉब्लम्स को बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सॉल्व कर देता है। और ये जो थ्योरम है ये स्टॉक कर्ल थ्योरम से जुड़ा होता है। असल में अगर किसी प्लेन के लिए 3D में नहीं, किसी प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन में 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए जब हम लोग स्टॉक कर्ल थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो वो ग्रीन्स थ्योरम में रिड्यूस हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं जो ग्रीन्स थ्योरम है वो स्टॉक कर्ल थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है। बस शर्त ये है कि स्टॉक कर्ल थ्योरम को जब हम लोग किसी 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ग्रीन्स थ्योरम में रिड्यूस हो जाता है। इसको भी हम लोग इसी लेक्चर में प्रूव करेंगे, ठीक है ना। दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे कि ग्रीन्स थ्योरम और स्टॉक कर्ल थ्योरम कैसे जुड़े हुए हैं। और ग्रीन्स थ्योरम तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अभी देखिएगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो सेम न्यूमेरिकल अगर हम लोग स्टॉक कर्ल थ्योरम या किसी और थ्योरम से अगर सॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा समय लेगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, जबकि उसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे ग्रीन्स थ्योरम से तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रीन्स थ्योरम ज्यादातर वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहां पे कोई प्लेन सरफेस या 2 डायमेंशन की बात हो, 2 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन आने पे फिर स्टॉक कर्ल थ्योरम ही ज्यादा सही रहता है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ p and q are 2 continuous function of x and y and their partial derivatives del p by del y comma del q by del x are continuous single valued function over a closed region bounded by a curve c, then यहाँ पे ये closed line integral of p dx plus q dy is equal to surface integral of del q by del x minus del p by del y dx into dy, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए इस स्टेटमेंट को मान लेते हैं, यहाँ पे एक कर्व है c, ये पूरा का पूरा एक कर्व है c। अब इस कर्व c को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है, 2 भागों में बांट देते हैं। ये C से A तक का भाग जिसको y इक्वल टू y2x और यहाँ A से C तक का भाग, माने देखिए यहाँ पे 2 भागों में बांटे हैं। एक भाग यहाँ से A B C ये लोअर पार्ट y इक्वल टू y1x और अपर पार्ट C D A y इक्वल टू y2x, 2 भागों में हमने बांट दिया है, ठीक। और यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए एक भाग है A से B, B से C, तो यहाँ पे इसका लिमिट A से C तक है, फिर ये C से वापस D से A हुआ है तो C से वापस A तक, ये X में, और Y में भी फिर इसका देख लीजिएगा, यहाँ पे Y में ये B से D के बीच में है इसका। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव करने के लिए लैंग्वेज देख लेते हैं। लेट द कर्व C इज डिवाइडेड इनटू 2 कर्व्स C1 एंड C2, जो कि मैंने अभी बताया। लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व C1 ABC इज y इक्वल टू y1x एंड द इक्वेशन ऑफ कर्व C2 y इक्वल टू y2x। लेट अस फाइंड, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फैक्टर यूज किया गया है, तो चलिए इस फैक्टर को निकालते हैं। डेल p बाई डेल y dx इंटू dy सरफेस इंटीग्रल इसका निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल आप लोग जानते हैं 2 इंटीग्रल है, एक सरफेस इंटीग्रल, एक dx के लिए, एक dy के लिए। तो इसको अलग अलग कर लीजिए। पहले हम लोग y के सापेक्ष में यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इसका इंटीग्रेशन पहले y के सापेक्ष में करेंगे तो यहाँ लिमिट y में रहेगा। फिर ये dx वाले को अलग कर लीजिए, dx फिर x के सापेक्ष में इंटीग्रेशन हम लोग अलग करेंगे। तो देखिए y के सापेक्ष में पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट y का, फिर जब x के सापेक्ष में यहाँ पे करेंगे तो चूंकि x में यहाँ पे लोअर लिमिट a अपर लिमिट c, तो यहाँ पे ये रख दिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, तो डेरिवेशन और डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, p बचेगा। आप समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे आप समझते हैं अवकलन का उल्टा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन में है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक। अब हम लोग इसका x के सापेक्ष में करते हैं, तो x के सापेक्ष में करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये x के सापेक्ष में इसका किया गया है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं,
देखिए ये a से b और यहाँ पे ये px(y2) माइनस px(y1) यहाँ पे हो जाएगा। अभी ये x वाला लिमिट अभी रहने दीजिए, पहले अभी ये जो इंटीग्रेशन हो चुका है, अभी dx वाला इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी, यहाँ पे पहले जो y के सापेक्ष में इंटीग्रेशन किए थे उसका लिमिट तो पुट करना ही भूल गए। तो चलिए पहले लिमिट पुट करेंगे। तो चूंकि ये y पे था ये लिमिट, तो यहाँ y की जगह अपर लिमिट y2 माइनस यहाँ y की जगह लोअर लिमिट y1। आप समझ में आया ना? ये एक्चुअल में मुझसे थोड़ा गलती हो गया बोलने में। यहाँ पे पहले y लिमिट पुट कर देते हैं तो दोनों ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे x के सापेक्ष में। तो चूंकि ये दो पार्ट में बट गया है तो दोनों को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये लिमिट भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये इस लिमिट को मैं पलट देता हूँ। ये a से c है, इसको c से a कर दीजिए। तो जब लोअर लिमिट अपर और अपर लिमिट लोअर बन जाता है तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा। अब इस निगेटिव साइन को आप वापस ले लीजिए। ऐसा मैं क्यों किया हूं, मैं अभी बता रहा हूं क्यों लिमिट पलटा गया है। देखिए ये c से a देन a से c, देखिए यहाँ पे जैसे ये C2 C1 में लिख दिया, ये क्या था, ये था C से A देन यहाँ पे A से क्या था C। तो C से आप A जाइए फिर A से C, तो पूरा कर्व कवर हो जाएगा। देखिए C से या A से C फिर C से A या C से A फिर A से C जाइए तो पूरा कर्व कवर हो जाएगा ना। तो यहां से इसीलिए ये कर्व C2 के लिए हो गया, क्योंकि C से A कर्व C2 है और A से C कर्व C1 है, दो भागों में हमने बांटा था। तो दोनों को ऐड किया गया है, मतलब ये पूरा कर्व कवर हो गया। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो केवल pxy बचेगा, dx यहाँ पे बचेगा, पूरा ये कवर हो गया। अब हमें यहाँ पे ये इसका केवल ये वैल्यू हम लोग इतने का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो था वो ऊपर से लिखते आइए, ये चीज था ना, इसको यहाँ पे लिखते आइए तो ये माइनस उधर चला जाएगा। तो इतने की वैल्यू ये इतना आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली हम लोग जब इसी तरह से q इंटू डी वाई जब निकालेंगे सेम प्रोसेस को अपना के, तो ये आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, सीधे हमारा ग्रीन्स थ्योरम प्रूव हो जाएगा। जैसे ही इक्वेशन 1 और 2 को इसको जोड़ेंगे, इधर का पार्ट इधर में, इधर के पार्ट इधर, तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड कर्व दिस इक्वल टू इधर सरफेस इंटीग्रल del q by del x माइनस del p by del y dx into dy। समझ में आया ना? ये एक्स वाई प्लेन के लिए है ये। तो ये यहाँ पे हमने ये ग्रीन्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट प्रूव कर लिया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे शो करना है, so that the Green's theorem in the plane is a special case of Stokes theorem या स्टॉक कर्ल थ्योरम। यानी स्टॉक कर्ल थ्योरम को जब हम प्लेन में लगाते हैं तो वो ग्रीन्स थ्योरम में बन जाता है। मतलब ग्रीन थ्योरम स्टॉक कर्ल थ्योरम का एक स्पेशल केस है प्लेन के लिए। तो जब भी प्लेन लेंगे तो एक एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन ले लीजिए। तो मैं एक्स वाई प्लेन लेता हूं। तो अब पूरा प्रॉब्लम एक प्लेन में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो वेक्टर फंक्शन मैंने एफ वेक्टर मान लिया है वो केवल आई कैप जे कैप यानी एक्स वाई प्लेन में मानेंगे। तो लेट एफ वेक्टर इक्वल टू f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप इज ए वेक्टर फंक्शन विच इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल इन एक्स वाई प्लेन। अब हम लोग इसके लिए स्टॉक कर्ल थ्योरम लगाते हैं। तो स्टॉक कर्ल थ्योरम क्या कहता है कि किसी वेक्टर के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल। अच्छा, यहाँ ds वेक्टर मैं नहीं लिया हूं, ये k कैप कहां से आया? अच्छा सुनिए, ये कोई प्लेन है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्लेन है, ये x है, ये y है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई सरफेस है तो जब उस सरफेस का आप वेक्टर बनाएंगे ds वेक्टर, तो वो हमेशा उस प्लेन के लंबवत ऊपर की ओर जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन के लंबवत ऊपर की ओर कौन सा अक्ष होता है? जेड अक्ष होता है। तो जेड अक्ष के अलोंग यूनिट वेक्टर k कैप होता है। इसीलिए ds यानी जो एरिया है वो ds, ये इसका मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड एक्स वाई प्लेन में होगा। पर ये जो एरिया वेक्टर ds वेक्टर है वो इस एक्स वाई प्लेन के लंबवत ऊपर की ओर जाएगा, तो वो चला जाएगा जेड डायरेक्शन यानी k कैप में। इसीलिए यहाँ पे ds वेक्टर बराबर हो जाएगा k कैप इंटू ds। इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है k कैप से। समझ में आया? बराबर, अब चूंकि किसी भी वेक्टर के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल बराबर उसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल, ये होता है स्टॉक कर्ल थ्योरम। तो अब यहाँ पे चूंकि एक प्लेन के लिए हम लोग ये पूरा थ्योरम लगाए हैं,
तो प्लेन के लिए dr वेक्टर यानी जो लाइन एलिमेंट है वो क्या होगा, dxi कैप प्लस dyj कैप। और उसी प्लेन के लिए ये ds वेक्टर, जैसे कोई भी ये एरिया xy प्लेन में जा रहा है तो ये एलिमेंट अगर dx है, ये dy है, तो इसका एरिया dx इंटू dy बनेगा फॉर xy प्लेन के लिए। और ds वेक्टर इक्वल टू n कैप इंटू ds, ये मैंने अभी अभी आपको बताया xy प्लेन के लिए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इतना फैक्टर हम लोग केवल फाइंड आउट करते हैं, इतना फैक्टर। इसको अभी यहीं पे रोक देंगे और ये अलग से ये हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो कर्ल ऑफ f डॉट k कैप, तो किसी भी वेक्टर का कर्ल अगर निकालते हैं तो डेल ये इस प्रकार से इसका डिटर्मिनेंट बनता है, क्योंकि डेल ऑपरेटर क्या होता है, वो होता है i कैप डेल बाई डेल x प्लस j कैप डेल बाई डेल y प्लस k कैप डेल बाई डेल z होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले i कैप j कैप k कैप और पहले ये डेल ऑपरेटर है, तो ये x वाले के लिए डेल बाई डेल x, y वाले के लिए डेल बाई डेल y और z के लिए डेल बाई डेल z हो जाएगा। और यहाँ पे f वेक्टर में x का कंपोनेंट f1, y का कंपोनेंट f2 और z का कंपोनेंट 0 है। इसको यहाँ पे डॉट k कैप मत भूलिएगा, यहाँ पे क्या है डॉट k कैप, ये वाला। इसको सॉल्व कर लीजिए, डिटर्मिनेंट सबको सॉल्व करना आता है सारणी, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा। जैसे आई कैप है तो इसको कट करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो 0 और इसका इसमें तो f2 माइनस f2 बाई डेल z हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा प्लस j कैप। कुछ लोग यहाँ माइनस j कैप से भी करते हैं, तो अगर माइनस j कैप करिएगा तो फिर ये डेल बाई डेल x इंटू 0 माइनस f1 इंटू डेल z, तो ये इधर आएगा। मैं क्या करता हूं, मैं साइक्लिक क्रम में करता हूं, तो ये j कैप को मैंने कट किया, तो चूंकि साइक्लिक क्रम में करेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा, फिर इसको पकड़िए, इसका गुणा पहले इसमें होगा फिर इसका गुणा इसमें होगा माइनस करके, ठीक है, फिर प्लस k कैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइक्लिक क्रम में k के बाद आई आएगा, तो इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक, ऐसे डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिएगा। डॉट k कैप यहाँ पे होगा। अब चूंकि ये डॉट k कैप है तो k डॉट k ही केवल 1 आएगा, बाकी सब ये अगेन 0 हो जाएगा पूरा। तो ये k डॉट k 1 आएगा तो केवल और केवल इतना फैक्टर बचेगा, क्योंकि k डॉट k तो 1 आ जाएगा, तो केवल ये इतना फैक्टर बचा। अब देखिए इतने फैक्टर का मान क्या आ गया, ये। अब इस इक्वेशन 2 को उठाइए, इस मान को वापस ले जाके हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इतने पार्ट में, ठीक, यहाँ पे पुट करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में ये उतना पार्ट ये मैंने पुट कर दिया, ds पहले ही से था और इधर क्या था f डॉट dr, तो f की जगह मैंने ये पुट कर दिया, dr की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इधर का निकाल लीजिए, ये ऐसे ही रहने दीजिए, बस ds को dx इंटू dy लिख दीजिए। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये i डॉट i1 आएगा, यानी f1 इंटू dx, और j डॉट j1 आएगा, बाकी i डॉट j 0 हो जाएगा और j डॉट i भी 0 हो जाएगा। तो ये f1 इंटू dx प्लस f2 इंटू dy हो गया। अब ध्यान से देखिए, यही तो है हमारा ग्रीन्स थ्योरम, विच इज ए ग्रीन्स थ्योरम। इसका मतलब जब किसी प्लेन के लिए हम लोग स्टॉक कर्ल थ्योरम लगाएंगे तो वो ग्रीन्स थ्योरम के ही इक्विवेलेंट होता है। This equation shows that Green's theorem in the plane is a special case of Stokes theorem या Stokes curl theorem। ठीक, तो यहाँ पे ये हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। मेरे ख्याल से ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। अभी नेक्स्ट में ये चूंकि काफी लंबा हो गया है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेल्महोल्ट्ज थ्योरम पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।